एक्सीलेशन कर लिया था, वेलोसिटी एक्सीलेशन यानी ऑसिलेशन पे हम लोगों ने कर लिया था। एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रही है तो एसएचएम के टाइम पे आपका क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, ठीक, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। वो चीज़ें आपकी हो गई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेटा कर लिया था कि एक्सीलेशन कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन एक आध कर लीजिए बेटा, ठीक। और पोजीशन भी बता दिया गया था, एक्सीलेशन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी। एक्सीलेशन जो आपका होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है बेटा, एक्सट्रीम मीन पे। कल आप लोग छुट्टी पे थे बेटा, आपके तीनों देवियाँ, हाँ। अच्छा, आपकी तबीयत खराब हो गई तो पड़ोसी लोग कहे कि अब नहीं आप जा रहे हो तो हम भी नहीं चलते हैं, हाँ। तो वही तो कह रहे पड़ोसी, कहीं हम भी अब नहीं चलते हैं। चलो ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई थी बेटा कि अगर आप एसएसएम के लिए क्वेश्चन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो क्या होगा, वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन से याद कर लीजिए, तब उसके बाद फिर ए इक्वल टू आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, वाई। और अगर जब वाई की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा तो वही ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। चलिए ठीक है। ये पार्टिकल क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। ये पार्टिकल एक्सक्यूट एसएचएम, ये पार्टिकल एक्सक्यूट एसएचएम with with एंगुलर वेलोसिटी, या उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए बेटा, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। देखिएगा, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज amplitude of oscillation is 20 सेंटीमीटर and displacement at a given instant is 10 सेंटीमीटर from mean position, 10 centimeter at any instant is 10 centimeter from mean position. Then determine velocity of the oscillating particle, velocity of the oscillating particle, velocity of the oscillating particle at that instant, velocity of the oscillating particle at that instant. Then determine velocity of oscillating particle at that instant. वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी वो क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। निकालिए, जल्दी करिए, क्वेश्चन है बेटा इसमें।
आया? हाँ बेटा, 20√3। आया? ओके बेटा, देखो आपने कल फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी फार्मूला क्या पढ़ा था? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ा था। ए बेटा एम्पलीट्यूड होता था और वाई आपका डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कह लेते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो हम जब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो वही आपको जो वैल्यू दी गई वही लेंगे। नहीं, जब फ्रीक्वेंसी बोलता तब 2πf रखते हैं, और जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो सीधा जो दिया है वही हो जाता है। तो आपको वैल्यू कितना दिया गया था? कितना? 2 अंडर रूट ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर हम सेंटीमीटर रखेंगे तो ये सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर में आएगा। तो 20 सेंटीमीटर में कर लेते बेटा। 20 का स्क्वायर माइनस कितना? 10 का स्क्वायर, 2√400 माइनस कितना? 100। 2 रूट कितना आ गया? 300। 300 को हम लोग 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, 100 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। और 100 का रूट कितना होगा? 10। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 100 इंटू 3, 100 का रूट 10, 10 तो 10 बाहर आएगा तो आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। 20√3 मीटर पर सेकेंड की क्या आ गया? इक्वल आ गया। कर लेंगे? और सेंटीमीटर कर लो बेटा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर लीजिएगा। सेंटीमीटर में था बेटा, सेंटीमीटर कर लीजिएगा। मीटर में रहता तो हम लोग मीटर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा, जो वेलोसिटी आपकी होगी और एक्सेलेरेशन, इसी तरह से एक्सेलेरेशन से रिलेटेड जो रहेगा वो भी वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस और बना लीजिएगा। बोलें? बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, देखिए, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, देखिएगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, when velocity of particle is half of maximum velocity, half of maximum velocity, okay, then position of the particle will be, then position of the particle will be, क्वेश्चन समझ लो जरा। बोला गया है कोई बेटा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, कितना है? एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेटर है उसकी वैल्यू आपको ए गिवन है,
बोला गया यार अगर वो ऑसिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ऑसिलेट हो रहा है, तो उस इंस्टेंट पे, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हाफ के बराबर हो। जो वेलोसिटी पार्टिकल की है वो कितनी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हाफ के बराबर हो, उस समय उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है। ठीक, मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या होगा वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बोला क्या गया है, v की जो वैल्यू है ये b मैक्स बाई कितना है, 2 के बराबर है। और यार आपको कल लिखाया गया था बेटा, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है b कल तो हमने लिखा था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। आपको बोला गया था एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम a होगा एम्पलीट्यूड के बराबर, और वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे y की वैल्यू क्या, फॉर b मैक्सिमम y इक्वल टू कितना 0, तो v मैक्सिमम की जो वैल्यू मिलेगी बेटा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, तो रूट रूट कट जाए, ओमेगा इंटू ए के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक, और कहा गया है क्वेश्चन में कि वैल्यू जो है कितना है, v की वैल्यू ओमेगा मैक्सिमम बाई 2 है, उस पोजीशन पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इस वाले इक्वेशन में v की जगह पे v मैक्सिमम बाई 2 कर दो, और ये जो वैल्यू आपका इक्वेशन को क्या करिए, आप पुट कर दिए, इक्वेट कर दिए दोनों में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग यहाँ वैल्यू करेंगे तो इसको इक्वेशन है, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो, और ये एंड v की वैल्यू आपको दिया है v मैक्स बाई कितना 2, और v मैक्स की वैल्यू ओमेगा इंटू ए है, तो ओमेगा ए बाई 2। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v मैक्स की जब हम लोग लिखेंगे बेटा ओमेगा ए बाई कितना 2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर। बेटा पूरे का स्क्वायर कर लो, पूरे का क्या कर ले हम लोग, स्क्वायर कर लीजिए। जब स्क्वायर करोगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान 4 आएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हमारा क्या होगा कैंसिल, तो आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको ओपन कर लो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई क्या 4। ओमेगा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल कर दें तो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें वाई की वैल्यू चाहिए था, पूछा गया है उस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी व्हेन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, पीक वैल्यू का आधा जब हो। ठीक, तो उस केस में आप रखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना, हम लोग इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर बाई 4 करो, जब वाई स्क्वायर हम लोग फाइंड कर रहे हैं बेटा, इसको इधर ले आओ तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना 4, एलसीएम होगा 4, ये आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 3 ए स्क्वायर बाई 4, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू करोगे ए अंडर रूट 3 बाई 4, अब 4 का रूट ले सकते हैं 2, इसी को आप ले सकते हैं वाई इक्वल टू ए अंडर रूट 3 बाई 2। अब ये प्लस में चाहे राइट वर्ड हो चाहे लेफ्ट वर्ड हो, अगर साइन के साथ बोलेंगे तो प्लस माइनस, मतलब मीन पोजीशन से राइट हो चाहे मीन पोजीशन से लेफ्ट हो, किसी भी एक साइड में रहेगा उसकी पोजीशन जो मिलेगी वाई की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट उस समय होगा ए रूट 3 बाई 2 के बराबर होगा, जब वेलोसिटी, आंसर याद रखना कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, अगर आपको बोला जाए कि कोई भी बॉडी है वो आपका ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक, तो उस कंडीशन में उस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हाफ हो जाएगी, तो वैल्यू आएगा बेटा ए रूट 3 बाई कितना 2, ए बाई 2 मत कर देना, जैसे कहते हैं ना कि एम्पलीट्यूड ए है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आधे पे आधा होगा, आधे पे आधा नहीं होता है, ए रूट 3 बाई 2 पे आधा होगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा? हो गया? नेक्स्ट हेडिंग करेगा, लिख लिया बेटा? देखो बोला जाता है बेटा, अगर हम लोग v या यानी y v एंड ये एक्सीलरेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को ग्राफिकली हम लोग बनाते हैं, तो ग्राफ क्या होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंसेस कितने आएंगे, फेज का डिफरेंस कितना होगा, वो चीज़ें हमें यहाँ से डिटरमाइन करनी होती है बेटा। तो लिख लीजिए, हेडिंग टाइप का बना लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ displacement, graphical representation of displacement comma velocity and acceleration, displacement, velocity and acceleration in SHM। हो गया? अब जरा सुनना बेटा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिखा था y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था आपने, y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। तो जब डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, ए साइन ओमेगा इंटू टी। या डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हमने लिखा था। जरा वेलोसिटी का क्वेश्चन याद कर लो, वेलोसिटी लिखा था v इक्वल टू क्या, ए ओमेगा क्या, साइन का जब डिफरेंशिएट किया था तो उसके इसमें क्या आया था, कास, तो ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ए ओमेगा कास ओमेगा टी। इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे बेटा, ए ओमेगा कास ओमेगा टी है बेटा। साइन और कास के बीच का जो एंगल क्या होता है, दोनों का फेज होता है, दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन वो π/2 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री क्या करेगा, वो लीड करेगा, ठीक। तो इसी को अगर हम लोग कास ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं, इसी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, कितना हो जाएगा, ए ओमेगा, यानी कास ओमेगा टी को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं आप साइन ओमेगा टी में, तो उसी को हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या साइन 90 प्लस क्या ओमेगा टी कह सकते हैं, ठीक। तो उस केस में उसी को अगर साइन के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग बेटा आर करके, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस कितना π/2, मतलब ये π/2 लीडर की कंडीशन रहता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता है फेजर वो π/2 का होता है साइन कास में, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और तीसरा हम लोग लिखते हैं बेटा एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन जब करोगे तो ए की वैल्यू, ठीक, हम लोग जब बेसिक रिलेशन होता है, जो कि इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट किया था,
तो आया था बेटा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी लिखा था, ठीक। ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी हम लोगों ने लिखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो लिखा था बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी। बेटा इसको, ये निगेटिव साइन है, निगेटिव का मतलब हो गया अगर इसे हम पॉजिटिव के टर्म में लेना चाहें तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस जस्ट अपोजिट, निगेटिव क्या 180 पे आपका निगेटिव मिलता है ना, मतलब उसका क्या अपोजिट साइन में हम लोग लेते हैं, यानी कि पाई का आपका डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन निगेटिव को अगर रिमूव करना चाहें तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो हटाना चाहेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कितना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। जैसे हमने कहा ये पेन ऐसे समझो, मान लो ऐसे था, ठीक, ये ऐसे ले लें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ठीक। हमने जब ये वेलोसिटी का हमारा पॉजिटिव है, जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निकाला तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसे अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, फिर कितना रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब कितना, पाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, पाई बाई 2, साइन और कॉस के बीच का कितना डिफरेंस था, पाई बाई 2 का 90 का, और यहाँ पे जस्ट साइन का ही क्या है, निगेटिव है, तो उसे निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए फिर 180 क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो फेज का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक। अब अगर आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ हम तीनों के लिए बनाते हैं बेटा, पीछे देखो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वाला बनाया था, डिस्प्लेसमेंट का बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में आपने ग्राफ बनाया था ना। तो जब हम लोग तीनों को साथ साथ बनाएंगे, कैसे बनेगा जरा देखेंगे। हम लोग यहाँ पे तीनों ग्राफ को साथ साथ बनाते कंपेयर करके। ये टाइम एक्सिस है बेटा, क्या है, टाइम एक्सिस है। ये वेलोसिटी के लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लेंगे, ये वाला हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ है। दूसरा वाला जो पोर्शन हम लेंगे ये हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में लेंगे, और तीसरा जो लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। कैपिटल ऐसे दिखा लेते हैं क्योंकि स्मॉल एस से हमने एम्पलीट्यूड को दिखाया है। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच हम लोग बना रहे हैं, ठीक। देखो अभी कल आपको एक्सप्लेन किया साइन कब है, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया था तो ओरिजिन से आपका स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में गया था, ऐसे था ना, साइन कब का समझाया था, उसी के बेस पर हम दूसरा बना ले रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये टी इक्वल टू क्या होता था, 0। यहाँ पे जब टाइम आपने लिया था टी बाई 4, यहाँ पे टी बाई 2, यहाँ पे टी बाई 4, ये हो गया था एक टाइम पीरियड टी। फिर अगर रिपीट करेंगे तो इस तरह से हमारा आगे बढ़ता जाता है। इसमें टी में टी बाई 4 ऐड करोगे तो 5t बाई 4, 5t बाई 4 में फिर t बाई 4 करोगे तो 6t बाई 4, या इसी को 3t बाई हम लोग 2 कह देंगे, ठीक। और फिर यहाँ पे लोगे तो 7t बाई 4, और ये हो जाएगा फिर 2t हो जाएगा, 8t बाई 4, 8 2 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये दो साइकिल हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब जरा यहाँ देखना बेटा, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, मतलब जब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, पाई बाई 2 का आएगा, किसका आएगा, पाई बाई 2 का आएगा। तो जब पाई बाई 2 के टर्म में हम लोग यहाँ पे करेंगे बेटा, तो देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 2 का। अब यहाँ पे पीक वैल्यू, जब ये मीन वैल्यू पे है तो ये वाला कहाँ पे रहेगा, ये पीक पे है तो ये मीन पे होगा, ये मीन पे होगा तो ये पीक पे होगा। तो इस तरह से हमारा वहाँ पे चेंजेस आएंगे। वेलोसिटी जो ले गया इधर हम लोग पॉजिटिव ए ओमेगा ले लेंगे, ठीक। तो अच्छा इस ग्राफ को डाउन करना पड़ेगा हमको, अभी नीचे कर लेंगे नहीं होगा तो। इस केस में क्या है,
ये जब t इक्वल टू 0 है तो उस केस में वेलोसिटी t इक्वल टू 0, लेकिन cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a ओमेगा के बराबर मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ग्राफ, जब ये 0 तो ये पीक, जब ये पीक तो ये 0 मिलता है बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल और यहाँ से लेके यहाँ तक का छोटा हो गया क्या? टाइम मैचिंग होना चाहिए बेटा, टाइम मैच नहीं कर रहा ना। हम पहले टाइम एक्सेस बना लेते हैं जिससे आपको मैच कराना आसान रहे। टाइम एक्सेस हम लोग दिखा लेते बेटा ना, तो जिससे आपको उसी टाइम पे ग्राफ बनेगा तीनों का, तो फिर वो समझना आसान हो जाएगा। छोटा हो जा रहा है ना, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है यार। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब ये हमारा कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो ये वाला पीक पे, जब ये पीक पे आएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आएगा। अब ग्राफ हम जो अगर दूसरा बनाते हैं, और ये कहाँ पे आ गया, हम लोग अभी यहाँ पहुंचे, फिर ये जब 0 पाएगा तो निगेटिव पीक में आ जाएगा। कहाँ हम बनाते हैं तो आपको समझाते हैं। ये हमारा जी कहाँ पे आया, इस टाइम पे नेगेटिव में है, तो ये 0 पाना चाहिए। जब ये पीक है तो 0 हुआ, जब ये 0 होगा तो नेगेटिव पीक आएगा ये। और ये फिर हमारा जब क्या आएगा पीक पे, तो ये 0 पे आएगा। और ये फिर हमारा कहाँ पे आएगा, पीक पे 0, तो ये 0 पे आएगा, तो ये पीक पे आएगा। ये ग्राफ आपका बनेगा वेलोसिटी के लिए। ये जो वैल्यू होगी बेटा वो ए ओमेगा के क्या होगा, बराबर होगा, और इधर वाला जो वैल्यू हमें मिलेगा ये माइनस ए ओमेगा के बराबर होगा। ठीक, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्लस ए के बराबर हुआ, किसके बराबर है ये, प्लस ए, और इधर वाला जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस ए के बराबर है। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से दिखाया था, स्मॉल लिख लीजिएगा, प्लस ये और माइनस के बराबर है। ठीक है, तो ये ए ओमेगा हो गया। अब हम लोग निकाल तीसरा बनाना है किसके लिए, एक्सेलेरेशन के लिए। एक्सेलेरेशन के लिए जब बनाएंगे बेटा, कलर हम और कुछ चेंज करते हैं, हेलो वाला ले लिए हैं, ये भी हो गया है। तीसरा हमारा ग्राफ बनेगा बेटा एक्सेलेरेशन के लिए, इधर हमारा प्लस ए और इधर क्या आएगा माइनस। देखो जस्ट उल्टा है साइन, क्या यहाँ पे क्या अंतर कितने का आ रहा है, पाई का है, या यहाँ कह लो जब वो पॉजिटिव है तो ये वाला निगेटिव है, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में जा रहा है उस समय एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा बेटा। तो नेगेटिव में जब लाएंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा था, इधर नेगेटिव में। यहीं तक का था हमें, ठीक।
ये कंडीशन आपका बन रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई बेटा हमारा प्लस माइनस क्या, यहाँ से दिखा लेते हैं, ये एक्सेलेरेशन की प्लस और ये माइनस। तो ये ग्राफ आपके होते हैं हमारे, कैसे हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट और क्या टाइम को, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, समझ गए, बना लीजिए। मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या पाई, और यहाँ दोनों के बीच में π/2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऊपर लिख के क्वेश्चन को ड्रा कर लीजिए जल्दी से। हो गया, जल्दी करो बेटा। बन गया बेटा, आपने बस एररलेस है ना, कोई बात, सिलेबस वही है, जो ले आना कल। हो गया बेटा, सिमिलर है बेटा सिलेबस, मेन का और नीट का दोनों का इक्विवेलेंट लगभग है। एडवांस में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ा दिए जाते हैं, बाकी दोनों लगभग इक्विवेलेंट है। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे वहाँ से डिफरेंशियल वगैरह पे थोड़ा सा बढ़ा दे देते हैं, बाकी सिमिलर ही है। हो गया बेटा, देखिएगा अगला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है बेटा तो उसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली हम लोग दो फॉर्म में स्टडी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कल समझाया था आपको। और दोनों का जो सम होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। दोनों का सम जो है बेटा ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो नेक्स्ट है एसएचएम। देखो सिंपली हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन लेते हैं k = ½ mv²। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी v है, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन लिखते हैं k = कितना, ½ mv² के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी आपका पार्टिकल का जो लिखा जाता है बेटा वो ½ mv² के बराबर। तो m मास हो गया पार्टिकल की, v क्या आती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ½ mv² के बराबर है। अब यहाँ से जब डिनोट करेंगे तो आएगा ½ m। b की वैल्यू देखो अभी हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा, ω√a² - y² पढ़ा था ना। तो b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा ω√a², ये को स्मॉल ए से लिखा था ना, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से लिखा था ना, कि कैपिटल ए से, a² - y² ये लिखा था। अब इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, ½ mv² है ना, तो पूरे का आप होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बेटा ½ m ω² ब्रैकेट में a² - y²। ये काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला हो गया। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या ऑसिलेट करा रहे हैं, एसएचएम कर रहा है वो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा ½ m ω² a² - y² के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। अब देखो दो पोजीशन होता है हमारा, दो पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मीन पोजीशन और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब जहाँ से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन का मतलब ओरिजिन पे, और एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। तो एक मीन पोजीशन आएगा, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा एट कहाँ पे, मीन पोजीशन। अगर हम लोग मीन पोजीशन पे ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे एट मीन पोजीशन। y की वैल्यू क्या होगा भाई, अभी ओरिजिन पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से निकालोगे आप काइनेटिक एनर्जी = ½ m ω² इंटू क्या, a² - 0 का स्क्वायर, ये फैक्टर 0 हो गया, तो बचा कितना आपका ½ m ω² इंटू a² के बराबर हो गया। ये वैल्यू बेटा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो पूछा जाए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल विल बी ऑब्टेन्ड एट, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब टोटल जो एनर्जी आपका पार्टिकल का होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं होता है। टोटल जो एनर्जी आपका होता है किसके फॉर्म में होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी नॉट इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया मीन पोजीशन पे। दूसरा कहेंगे बेटा एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा, ठीक। y की वैल्यू क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप रिप्रेजेंट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा ½ m ω² कितना, a² माइनस, भाई y की वैल्यू भी क्या हो गई, a के इक्वल हो गई, तो दोनों जब सेम सेम हो जाएगा तो ये फैक्टर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल क्या मिलेगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 0 हो जाता है, यानी मिनिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। पूछा जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का होगा वो मिनिमम कहाँ पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे बेटा कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। यानी कि एक्सट्रीम पे जब जाएगा तो वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, तभी लौट के आएगा ना। जैसे झोला आपको बोला गया था झूलते हैं आप, तो जब आप कहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाओगे बेटा, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होगा तब तक रिटर्न नहीं होगा ये। तो यहाँ 0 हो गया, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी विल बी
जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, while mean position potential energy will be zero and kinetic energy will be maximum। ठीक, तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नोट कर क्या लिखा बेटा, हेडिंग क्या किया, नीचे लिख लीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ oscillating particle is given by relation हम नोट कर लो। ओके बेटा, देखना बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे मीन पोजीशन से आपकी बॉडी डिस्प्लेस करनी शुरू करेगी बेटा, उसके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन जनरल मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो बोलते हैं। इन जनरल मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ठीक, तो हमारा जो क्या, जैसे जैसे अवे जाएंगे, मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका वाई है, तो उस वाई डिस्प्लेसमेंट पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के इंटू वाई स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ के इंटू क्या, वाई स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे वाई जो आपका है क्या है, वाई जो है, वाई कल तो हम लोग क्या पढ़ते थे, ए साइन ओमेगा टी, क्या पढ़ते थे, ए साइन ओमेगा टी। अगर फेज की वैल्यू जीरो है तो ये साइन ओमेगा टी, अगर फेज मान लो कुछ कंसीडर आपने किया तो उसी को हम लोग कह देते हैं ये साइन ओमेगा टी प्लस क्या पाई कर लेते थे। तो उसके बेस पे वहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी, नीचे लिखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, potential energy of an oscillating particle is given by जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हम लोग लेते हैं ना, आप चाहे पीई कर लो चाहे क्या यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे कर लिया जाए,
यू की पी, जैसे वहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा था के, यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को पी से कर लिया, यू से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपका होगा बेटा, अगर मेन पोजीशन पे पार्टिकल का कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसे हम लोग यू नॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किससे कर लेंगे? यू नॉट। तो यू नॉट के टर्म में ले रहे हैं तो इससे भी यू ही कर लीजिए यार, इससे भी क्या कर लीजिए, यू कर लीजिए। यू की जो वैल्यू होगी यू नॉट प्लस हाफ के इंटू वाई स्क्वायर। वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रखेंगे बेटा तो यू नॉट प्लस हाफ के इंटू वाई की वैल्यू क्या लिखा था आपने, ए साइन ओमेगा इंटू टी। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनिशियल जीरो है, मतलब फेज जीरो है इनिशियल, तब तो हम लोग क्या ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे कोई फेज है, मान लो वर्जिन से ना मोशन, देखो कभी कभी हम लोग स्टडी वर्जिन से ना करके किसी पर्टिकुलर क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर से करेंगे तो फाई रखेंगे, तब यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। जैसे मीन पोजीशन पे आपने जनरली हम लोग कंसीडर जीरो करते हैं, बट अगर यहाँ ना होता बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ हाइट होगी ना, तो वहाँ पे यू नॉट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तब कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। बट जब मीन पोजीशन लेंगे तो उससे हम लोग जीरो ले लेते हैं। मीन पोजीशन लेंगे तो क्या कर लेंगे आप, जीरो ले लेंगे। तो हाफ के इंटू यहाँ पे y की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या पाई। यहीं पे कर लेते हैं ये यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाए, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर उसके जीरो हम लोग ले रहे हैं तो यू की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो हाफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। पाई की वैल्यू भी हमारी क्या हो सकती है, जीरो हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम लोग मूवमेंट कहाँ से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन कहाँ से आपका स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक। तो हाफ के एक्स की वैल्यू जो होगी यानी के वाई स्क्वायर की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई के क्या होगा बराबर। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं, देखो ये तो इक्वेशन हमारा बन गया और यही वैल्यू हमारा हाफ के वाई स्क्वायर के क्या है बराबर है। यही वैल्यू हम लोग का कितना है, अगर हम यहाँ लिख लें इसको भी, ये वैल्यू हमारा हाफ के वाई स्क्वायर के क्या है, हाफ के वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक। कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे लेंगे तो y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मीन पोजीशन पे जब हम लोग लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और y की वैल्यू जीरो आपका हो रहा है क्योंकि हमारा हाफ के वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन पोजीशन पे आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कोई ऑसिलेटिंग बॉडी है तो उसके मीन पोजीशन पे जीरो होती है इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच टेकन एज जीरो, ठीक। तो वहां पे जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन लेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका u इक्वल टू आएगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पे जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के इंटू ए स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो नोट कर लीजिएगा,
हो गया। अब अगर टोटल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो टोटल एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होता है, बराबर। तो नीचे लिख लीजिए सब हेडिंग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखना इसमें, देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, total mechanical energy of oscillating particle will be equal to total mechanical energy of oscillating particle will be equal to sum of its kinetic energy and potential energy, sum of its kinetic energy and potential energy, sum of its kinetic energy and potential energy, that is देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या सिंपल इसी को टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल कह लेते हैं बेटा, ठीक। इक्वल टू हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने देखो आपका अभी पढ़ा था टोटल एनर्जी को अगर ई से रिप्रेजेंट कर लिया जाए बेटा तो टोटल एनर्जी होगा, हम लोगों ने पीछे अभी देखो बैक साइड में लिखा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, ये बेसिक फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था तो देखो हाफ कहाँ गया, हाफ के स्क्वायर, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है जब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो दोनों के क्या करेंगे आप, सम के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब हम दोनों का सम लिखेंगे बेटा, टोटल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा हाफ के क्या, एक्स की जगह पर वाई हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट को वाई से दिखाया है, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, दोनों का सम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ के ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हाफ के इंटू वाई स्क्वायर, हाफ के इंटू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक। तो एक हो गया हाफ के क्या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा हो गया हाफ के वाई स्क्वायर, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे वाई, इसको जब ओपन करोगे बेटा तो ये मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के क्या वाई स्क्वायर, और ये प्लस क्या है हाफ के वाई स्क्वायर, ये फैक्टर दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, दैट इज आ गया आपका हाफ के। अब देखो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है उसके बेटा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में पार्टिकल कहीं भी होगी, दोनों का जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो ऑलवेज क्या आएगा, हाफ के स्क्वायर के क्या आएगा इक्वल आता है, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा।
हो गया, नीचे लिखिएगा हैंस क्या हुआ, कांस्टेंट फैक्टर वही एम ओमेगा की जब हम लोगों ने क्या कर लिया, ठीक के, जैसे आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर लिखते थे ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा की जगह पे के कांस्टेंट फैक्टर के है भाई। तो नीचे लिखिएगा हैंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हैंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम इज, total mechanical energy during SHM is, total mechanical energy during SHM is always, total mechanical energy during SHM is always constant, always constant. It is independent of, it is independent of position of oscillating particle, it is independent of position of oscillating particle, it is independent of position of oscillating particle. इंडिपेंडेंट ऑफ क्या लिखा बेटा, पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन पे आपका डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। हो जाएगा बेटा। तो ये तो कहानी हो गई हमारी कि अगर हम लोग एनर्जी बना क्या करते हैं कैसे आपका होगा, तो उस केस में इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर आपको एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम लोग ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा, तो कैसे होता है जरा देख लीजिए। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर इनके बीच में आप ग्राफ ड्रा करते हो तो जब आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी मेन पोजीशन पे आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा बेटा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ बनाते हैं एनर्जी और किसके बीच में, एनर्जी एक एक्सिस पे आप एनर्जी ले लो और दूसरी एक्सिस हमारा टाइम के साथ कैसे वेरिएशन आपका हो रहा है। अगर हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कैसे होगा, देखो टोटल एनर्जी बोला गया ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर टोटल एनर्जी जो हमारी है ऑसिलेटिंग बॉडी की या पार्टिकल की वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ आपका बदलेगा नहीं। तो अगर उसके बाद उसमें हमारा वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी को बेटा, ये हमारा मान लो टोटल एनर्जी का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल है बेटा, ठीक। ये मीन पोजीशन है, तो जब हम लोग ऑसिलेट करना शुरू करेंगे तो मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी रहेगी, चलो आप बता दो, काइनेटिक की पोटेंशियल, काइनेटिक मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम बैठो। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे बेटा ना तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होगा वो मिनिमम होगा। तो हम ग्राफ रुक जाएंगे, हम बना लेंगे, तब आप बनाइएगा। और ये ग्राफ बनना है, ठीक। इस केस में क्या होगा, ये हमारा टाइम के साथ कैसे वेरिएशन आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। ये सेम लाइन पे लाना, तो फिर मिटाएंगे तो सब मिट जाएगा। मान लीजिए दोनों सेम लाइन पे, क्योंकि हम इरेज करेंगे तो पूरा फिर से इरेज हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में ये दोनों सेम लाइन पे आपकी लाई करना चाहिए।
ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें आपको देख के बताना बेटा, आप बता दो, खड़ी हो जाओ बेटा। ये वाला जो ग्राफ है, ये इस कलर वाला, ये काइनेटिक को रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल को, ये वाला, और ये वाला दूसरा वाला तो काइनेटिक हो गया। आप इनसे सहमत हो? हाँ? अच्छा, इन्होंने उल्टा बताया, ये कह रही उल्टा बताया, सही है क्या? सोच के बताओ भाई। अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया ना कि ओरिजिन पे काइनेटिक होता है, पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल होगा और काइनेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना। तो उस कंडीशन में जब आप डिस्कस कर रहे हो बेटा, तो यहाँ देखो ये वाला ओरिजिन पे कौन है, जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका, काइनेटिक, और जो जीरो होगा उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल। तो ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, कह देगा विच ग्राफ रिप्रेजेंट काइनेटिक एंड विच रिप्रेजेंट क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो वहाँ नंबरिंग दे देगा और पूछ लेगा कौन सा काइनेटिक को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पोटेंशियल को, कौन सा टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों का सम ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो रहे हैं आपके, चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। बना लीजिए, समझे? जल्दी से कर लो बेटा। हो गया बेटा? चलिए, ये तो कंडीशन हम आ गया हो गया। एनर्जी क्या होगा, कैसे और चेंजेस आएंगे, क्या आपका अगर ऑसिलेट हो रहा है तो कैसे किस किस फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है, वो चीज़ें आपकी हो गई। आगे हेडिंग कर लिए बेटा, सिंपल पेंडुलम। हाँ, ये है बेटा ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया, ठीक, अब ये टाइम एक्सिस हमारे इंक्रीज कर रही है। टाइम एक्सिस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आप यहाँ से नहीं, ग्राफ को चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। यहाँ पे कौन जीरो पे है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, टाइम जीरो है, उस कंडीशन में कौन जीरो पे है, उसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये टाइम या डिस्प्लेसमेंट दोनों का हम लोग बीच में वहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में करेंगे तो भी वेरिएशन उसी तरह से आएगा, मीन से वर्जिन, वर्जिन से मीन, और टाइम के टर्म में करेंगे तो वहाँ से दिखा देते हैं। मेनली हम लोग इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये कंडीशन हम यहाँ से स्टार्टअप करेंगे। यहाँ से तो हमें नहीं पता है ना कौन क्या है, ठीक है, कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है, बट वर्जिन पे डेफिनेट है कि पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो वर्जिन से हम लोग डिसाइड करेंगे वो किसका ग्राफ है। ठीक है, टाइम है, देखो जरा, लाइए तो क्वेश्चन ही बता दे कार्ड। कल आप पढ़ के आएगा सिंपल पेंडुलम एंड क्या, मास, स्प्रिंग मास सिस्टम से, स्प्रिंग मास क्या सिस्टम से। ठीक, तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन है फिलहाल, चाहे नोट करें, कौन सा बेटा, 5 कि 10? एक क्वेश्चन है इनका, ये मास, ये मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री मतलब जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं काम कर रहा, जी का मान जीरो है। ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पे वो प्रेजेंट है। ठीक, बोला गया है
ही थ्रो ए स्टोन, ही थ्रो ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उसने एक पत्थर कितने किलोग्राम का 0.5 kg का 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका, तो एक्शन करेगा डाउनवर्ड, तो रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। ठीक, बोला गया व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर, जब स्टोन फ्लोर पे पहुंचेगा, ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी, तो वो ऊपर कितनी दूरी जाएगा, यानी कि कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, पहले वो कितने मीटर पे था, 10 मीटर पे था, तो अब उसकी कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब ब्लॉक आपका कहा 2 मीटर नीचे आ गया। ऐसे ले लो, ये दिमाग में आपका होना चाहिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी जी यहाँ काम नहीं कर रहा है। ठीक, जी आपका काम नहीं कर रहा है, जी नहीं काम करेगा तो उस केस में कोई भी चीज आप फेंकोगे डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड उतनी ही वेलोसिटी जाएगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये आपके दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक पर्सन है, मान लो ये पर्सन था बेटा, यहां से ये 10 मीटर क्या हाइट पे था, हाइट कितनी है आपको 10 मीटर आपको दी गई है, कंडीशन है ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, मतलब यहाँ जी की वैल्यू 0 है। यहाँ से इसने एक बॉल लिया और बॉल को कितने से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड फेंका, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड फेंका, तो जब ये नीचे फेंका क्या, तो इसका एक्शन डाउनवर्ड है, तो रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, एक्शन रिएक्शन की कंडीशन में जितना इसका डाउनवर्ड मोमेंटम उतना ही क्या ऊपर की तरफ रहेगा। तो आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट आफ्टर क्या थ्रोइंग द बॉल। ठीक, तो वेलोसिटी जब निकालेंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर हम लोग बात करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उस केस में आएगा क्या P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल तो सब कुछ रेस्ट में था, 0 था, P फाइनल होगा पर्सन MP इंटू BP, और ये हमारा प्लस MB इंटू BB। ठीक, आप इसको इधर करेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो आपका आएगा बेटा MP इंटू VP इक्वल टू माइनस MB इंटू BB, यानी कि जब बॉल नीचे आएगा तो पैन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो MP की वैल्यू 50 kg है, BP निकालना बेटा MB 0.5 kg है, वेलोसिटी 2 है, तो BP की वैल्यू आ जाएगी बेटा ये -1/50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर्सन जो होगा 1/50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा। एक चीज समझ में आ गया। अब बेटा जब ये यहाँ से फेंका गया, थ्रो किया गया, तो इसको यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा ना, और जितने टाइम में बोला जा रहा है बॉल नीचे आ रहा है उतने टाइम में पर्सन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जब बॉल यहाँ स्ट्राइक करेगा उस स्टैंड पे इसकी हाइट कितनी होगी, कुछ तो ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, ये बड़ा है, ज्यादा हैवी है तो कम जाएगा, लेकिन कुछ तो जाएगा ना। तो वहां पे आप करो टाइम टेकन टू रीच द बॉल टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक, तो टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय क्या बॉल टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टेकन की जब वैल्यू आप निकालोगे, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन 0 है, यानी जी की वैल्यू कितना है 0, तो आपको अगर 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी रिमेंस क्या रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो बदलेगा नहीं। अगर जी होता तो चेंज होता, तो यानी कि हमारा जो डिस्टेंस होगा h बराबर सीधे ut आएगा, जी की वैल्यू है ही नहीं है, तो यहाँ से t की वैल्यू करोगे तो h अपान क्या u, h की वैल्यू 10 मीटर दिया था, u की वैल्यू 2 है, तो कितना लगा 5 सेकेंड, कितना लगा 5 सेकेंड। सो अब ये 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो पर्सन को 5 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम मिलेगा। ठीक, सो हाइट गेन, सो हाइट गेन बाई पर्सन ड्यूरिंग किसमें 5 सेकेंड, यानी इस टाइम इंटरवल में कितना हाइट गेन करेगा। तो उसके लिए मान लो हमारा h डैश हाइट गेन किया, तो h डैश इक्वल टू होगा v पर्सन इंटू कितना t। तो v पर्सन की वैल्यू कितना लिया आपने, देखो v पर्सन आपने निकाला 1/50, कहाँ गया
1/50। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वैल्यू नहीं है बेटा, बॉल नीचे आएगा तो पर्सन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो बी पर्सन कितना आया 1/50। टाइम इंटरवल बेटा मतलब 1/10 मीटर। ये पर्सन क्या किया, इतना ऊपर गया, तो पूछा ही नहीं कि कितना ऊपर जाएगा, पूछा टोटल हाइट कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। तो इतना तो 10 मीटर पहले था ना, और 1/10 मीटर और ऊपर चला गया, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो टोटल हाइट ऑफ पर्सन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर बेटा। ठीक, सो टोटल हाइट ऑफ पर्सन फ्रॉम कहां से, फ्लोर, फ्लोर से टोटल पर्सन का हाइट क्या होगा, तो कैपिटल एच इक्वल टू आएगा एच प्लस कितना, एच डैश। 10 मीटर पे पहले था और 0.1 मीटर और गेन कर लिया 10.1 मीटर। देखो कोई ऑप्शन है, 10.1 मीटर ऑप्शन बी है बेटा। समझ गए, चलो। हाँ ये देखा नहीं यार, सेंटर ऑफ मास पे था 2010 का था बेटा, 10 रोटेशन मोशन का। वो क्वेश्चन बोल दें, समझ गए, हो गया। चलिए, तो ये कंडीशन आपका होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बेटा, डिटरमाइन कर लेंगे क्या होगा, हाइट कितना गेन करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो